तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकोलॉजिक्स 365। तो आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर 4। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, जो कि लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें इंट्रोडक्शन था और उसका बेसिक पार्ट था। अभी हम ऑपरेटर ख़त्म कर चुके हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल करना बाकी था, जैसे कि कोड में। और मुझे उससे रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू रिलेटेड होते हैं, जो जिसमें आप इंटरव्यू में फंस सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू में। तो उस टाइप का प्रॉब्लम मैं इंटरव्यू रेडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, कि इंटरव्यू रेडी प्रॉब्लम मैं बनाने वाला हूँ और उसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसके बाद मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, जो कि एफ एल्स होगा। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो इसी पीपीटी का कुछ नेक्स्ट पार्ट रह जाएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो अभी जहाँ तक हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक, तो इससे पहले हमने यूनिट लेक्चर 3 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको टेकोलॉजिक्स 365 पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑपरेटर एंड डेटा टाइप, जो कि आज का बेस्ड होगा हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने ऑपरेटर का लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें आपको समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल भी बिगनर हैं, आप सी शार्प में या फिर पाइथन में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए। और अगर आपने प्रॉपर पढ़ रखा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया था मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, मॉडुलो, इसका होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो अभी चूंकि हमने एफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ा है, एफ एल्स मैंने बताया था कि इसको इजी करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ते हैं। ठीक है, चूंकि हमने एफ एल्स नहीं पढ़ा है लेकिन टर्नरी ऑपरेटर हम पढ़ रखे हैं, तो हम आज इस क्वेश्चन को टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से करेंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि इवन नंबर क्या होता है, अगर आपको इस नहीं पता होगा इवन और ऑड क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। जिस भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 5 ले रहे हैं, अगर आप इसको 2 से मॉडलो ले रहे हैं और इक्वल टू जीरो आ जा रहा है। ठीक है, मतलब आप अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 4, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, मतलब रिमाइंडर बच गया ना। तो यही हम कहना चाहते हैं कि मॉडुलो ऑपरेटर में बस ये रिमाइंडर देखता है, इसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं। अगर रिमाइंडर 1 आया, 1 या कोई और रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में भी अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नम लेना पड़ेगा। पहले नंबर मान लीजिए, हम अगर यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल हम नंबर ले रहे हैं, इंट एन इज इक्वल टू मान लीजिए 5 हमने लिया। ठीक है, अभी हम नॉर्मल इनपुट के लिए ले रहे हैं, यूजर इनपुट मैं समझा दूंगा आपको, वैसे समझा रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने बताया था टर्नरी ऑपरेटर का आपको, कि पहले हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद जो कंडीशन ट्रू हुआ वो यहाँ पे प्रिंट होता है। तो हम ट्रू कंडीशन लिखना है तो इवन, उसके बाद ऑड। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स होता है। तो इसी को हम आज यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या था, कंडीशन क्या था, एन, एन इज इक्वल टू 5 था। हमें चेक करने के लिए इवन पहले हमें करना पड़ेगा एन मॉडलो 2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक, इसके बाद क्या था, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें क्या करना है, इवन देखना है।
और जब हमारा क्वेश्चन मतलब इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं हुआ, उसका आंसर अगर फॉल्स आया, तो हमारे यहाँ और प्रिंट होगा। ठीक है। चूंकि मैंने ये शायद नहीं बता रखा था, टर्नरी ऑपरेटर पाइथन में या फिर सी शार्प में हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। हम अगर पाइथन वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इवन लिया है डबल कोट में, ये डबल कोट में इवन लिया, इसका क्या मतलब है, ये है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना पड़ेगा एक, स्ट्रिंग नम। ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ से आउटपुट आ रहा है, चाहे ऑड आए या इवन आए, इसको हम ये हमारा नम में रिटर्न कर देगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नम को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन नम। ठीक है। इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। तो चलते हैं इसको प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ लेते हैं समझ में आएगा नहीं ज़्यादातर। इसको हम ऊपर करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये क्या हुआ है, ये लाइन को मैंने कमेंट कर रखा है, कमेंट मैंने पहले बता रखा है। अगर आप इसके बाद भी नहीं जान रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया था इंट एक नम लेना, एन लेना है, एन इजक्वल टू मान लीजिए 5, जिसको आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो हम एन ले लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कंडीशन। मान लो पहले बताया था मैंने, स्ट्रिंग नम इज इक्वल टू, कंडीशन क्या था हमारा, एन मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, इवन। हम इवन प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है। अगर फॉल्स हुआ, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ऑड। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक। और हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें इसका आउटपुट लेना है। ठीक है। हमारा चूंकि चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, हमारा इसमें आएगा, स्टोर होगा, और इसको हमको प्रिंट करवाना है। मैंने शॉर्टकट बताया था, सॉरी, CW, CW, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे, द नंबर इज नम। चूँकि मैंने इससे पहले पहले आई थिंक दूसरे लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। क्योंकि हम ये जो प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ये डबल कोट के अंदर है, इसके हिसाब से तो ये पूरा हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन हम इसके अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे ये मिडिल ब्रैकेट जो हमारा होता है, इसको कोट्स, सिंगल कोट के अंदर अगर हम ये डाल रहे हैं नम, तो ये हमारा ऑपरेशन प्रिंट होगा। ठीक है। ये स्ट्रिंग प्रिंट ना होकर ऑपरेशन होगा। तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने बता रखा था। क्या आया, द नंबर इज ऑड। ऑड कैसे, इसको थोड़ा सा समझ आ जाए। जैसे अब 5 है, मॉडुलो 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉरी, 0 आएगा। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 बार में जाएगा, ये 4 होगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। ठीक है। जीरो तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली जीरो चाहिए। ये नहीं कि जीरो के आसपास, या फिर जीरो, या फिर जीरो से थोड़ा सा छोटा, हमें स्ट्रिक्टली जीरो चाहिए। अगर ये जीरो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अब चूंकि मैंने बोला था कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, जैसे ये ये हमारा जो ब्लॉक है, ये कंडीशन है। ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या होगा, फॉल्स पे। तो हमारा यहाँ से क्या हमें दिख रहा है कि ये एन डिवाइड मॉडुलो 2, रिमाइंडर बच रहा है, 2 के बराबर तो हो नहीं रहा है। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वाला या फॉल्स वाला, फॉल्स वाला। तो इवेंचुअली हमारा ये ऑड प्रिंट होगा, जो कि हमारा प्रिंट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, मैंने पहले भी करके दिखा दिया था, द नंबर इज ऑड। ठीक है।
अगर इसको और किसी नंबर के लिए ट्राई करना हो, मान लीजिए मैं 7 8 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो हमारा देखिए आउटपुट क्या आता है, एन नंबर इज इवन। ठीक है, ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई सा भी दिक्कत, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। और अगर इससे पहले आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, दूसरा लेक्चर नहीं देखा, तो आप पहले उसको देखिए, तब इस पे आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे सोचेंगे समझ में आने के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपको कोड समझ में आया। मैंने सेम यही चीज़ करा है, कुछ और नहीं करा है। ठीक है, अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्वैपिंग। आप इससे पहले अगर स्वैपिंग का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको स्वैपिंग का पहले मतलब, कि स्वैपिंग क्या होता है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा स्वैपिंग क्या होता है। क्योंकि आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, तो आपको स्वैपिंग का मतलब समझ में आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे दिक्कत में फंसता था स्वैपिंग का नाम, क्योंकि ये अंग्रेजी टर्म है, इंग्लिश का टर्म। इसका मतलब होता है पोजीशन इंटरचेंज करना। सॉरी, करना। इंटरचेंज का मतलब जैसे अगर मान लीजिए एक ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, तो बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और ए का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये बदल जाएगा ए में और ये बदल जाएगा बी में। ये होता है स्वैपिंग। ठीक है, और आ गया यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब क्या है ये, थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने पहले बता रखा था कि वेरिएबल एक नंबर होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, अरे सॉरी, एक कैरेक्टर होता है, या फिर कैरेक्टर कह सकते हैं, या फिर एक कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कंटेनर ऑफ डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल जो है थर्ड वेरिएबल का यूज करके, जैसे थर्ड वेरिएबल में मान लीजिए सी ले लिया, टेम्प ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे सी या टेम्प लेके कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये टेम्प लिए हैं तो मैं भी टेम्प लेके ही करूँ। आप किसी भी चीज़ को थर्ड वेरिएबल मान के कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टू नंबर, क्योंकि हमको टू नंबर को ही स्वैप करना है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं हमारा पहला नंबर है इंट इज इक्वल टू 5, दूसरा नंबर इंट बी इज इक्वल टू 3। ये इंट क्या है, डेटा टाइप है। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कंपाइल टाइम पे कर रहे हैं। हम रन टाइम पे अगर हम करना चाहें, अगर इसको इनिशलाइज करना चाहें, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ नहीं इनिशलाइज करना है कंपाइल टाइम, हमें रन टाइम पे इनिशलाइज करना है, तो हमें ये कर सकते हैं, इंट टेम्प इज इक्वल, सॉरी, इंट टेम्प इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसको स्वैप करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अब मैं पहले ए का वैल्यू उठा के बी में टेम्प में डालना पड़ेगा। ठीक है, हम ए का वैल्यू टेम्प में उठा के डाल दिया। अब ये ए का वैल्यू, चूंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। मतलब 5 ए के जगह 5 आ गया, मतलब ए में 5 स्टोर है 5, तो ये 5 टेम्प में आ जाएगा। ठीक है, अब ए का स्टोर तो खाली हो गया, मतलब यहाँ से ए उठ के टेम्प में चला गया। ठीक है, तो ये ए का कैप स्टोरेज खाली हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब हमको टेम्प में आ गया 5, यहाँ पे ये यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, बचा क्या, बी। तो हम बी को ए में डालेंगे, क्योंकि बी अभी भरा हुआ था, बी में 3 था और ए खाली था, ए का स्टोरेज यहाँ पे बॉक्स खाली हो गया था। हम जैसे ही ए को बी को ए में डालेंगे, तो ये बी उठ के यहाँ चला जाएगा 3। ठीक है, और अब बी खाली हो गया। ठीक, आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमारा चूंकि ये थर्ड वेरिएबल है, इसका हम यूज तो कर रहे हैं, ये चूंकि फालतू मेमोरी यूज कर रहा है, हमको इसको फ्री कर देना है। ठीक है, हमको अब क्या करना है, टेम्प को उठा के हमें बी हमारा खाली था ना, तब बी में डाल देना है। अब देखिए क्या हुआ, ए का स्टोरेज, ए का जो वैल्यू था हमने बी में डाला, टेम्प में डाला, फिर बी का वैल्यू ए में डाला, क्योंकि ए खाली हो गया था। अब हमारा बी खाली हो गया, जैसे ही हमने बी का स्टोरेज ए में ट्रांसफर किया, हमारा बी खाली हो गया। अब क्या होगा, टेम्प जो है, टेम्प चूंकि भरा हुआ था, उसमें क्या था, 5 था, ये ए सबसे पहले 5 टेम्प में गया था ना,
तो हमारा बी में आ जाएगा ये। अब हो गया, टेम्प खाली हो गया। अब टेम्प का हमें कोई मतलब नहीं, चूंकि वो थर्ड वेरिएबल था, मेन तो हमारा ए और बी था ना। तो टेम्प का मतलब ही होता है टेम्परेरी, ए आर वाई, इसको टेम्परेरी वेरिएबल बोलते हैं। टेम्प लिख लीजिए, टी लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, कोई भी चीज़ लिख लीजिए, मान लीजिए के लिख लीजिए, अपने नाम का बना लीजिए। आप टेम्परेरी हैं ये वैसे भी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, आप प्रिंट कर किसको कराएंगे, ए एंड बी। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। अभी एग्जांपल मैं रिलेट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कोड समझ में आया होगा। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट करना बताया था मैंने, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर बैक स्लैश। ये जो है ये बैक स्लैश का काम करता है, ये बैक स्लैश इसको बोलते हैं, ठीक है। डबल बैक स्लैश लगाएंगे तब भी कमेंट हो जाएगा, और सिंगल लगाएंगे और स्टार लगाएंगे, फिर उसके बाद ओपनिंग वो हो गया, अब लास्ट में जाके क्लोजिंग कर देंगे तो वो भी हो जाएगा कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन उसको कमेंट बोलते हैं। हमारा इंट एन, इंट ए यहाँ मान लीजिए इंट ए। अब हम दूसरा मान लेंगे इंट बी, हमको सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट वाला ही ले ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल मानना है, इंट टेम्प मान लिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ए को डालना है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी, हमको अब ए खाली हो गया तो ए को बी को ए में डालना है। क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट काम करता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा बी खाली हो गया तो बी में हमको टेम्प को डालना है, सजेशन दे रहा है उसको ही यूज कर लेते हैं। क्योंकि हमको कोडिंग क्या करना है, ऑप्टिमल बनाना है और फास्ट बनाना है। तो ये नहीं कि सजेशन के भरोसे ही बैठ जाएं, अगर सजेशन नहीं दे रहा है तो खुद से एक एक लाइन का कोड भी लिखना सीखिए, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, द ए नाउ द ए इज, ऐसे कर लें। और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा लें, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, दूसरे लाइन में इसी को प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे हम ए के जगह बी को कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमारा वैल्यू क्या आता है। पहले अभी देख लीजिए, अभी तक हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे नो इशू फाउंड लिख रहा है ना, तो हमारा एरर नहीं है कोई भी। एरर भी देखते रहिएगा। सॉरी, यहाँ ए और बी प्रिंट नहीं हुआ, हमें ये करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं ना। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया, बी का वैल्यू 8 हो गया। और पहले क्या था, ए का वैल्यू 8 था और बी का वैल्यू 9 था। ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप बिगिनर है तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही हाई फाई प्रोग्राम है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें हलवा लगने लगेंगी। और रह गया स्वैपिंग का एग्जांपल देना, तो आप रियल लाइफ में ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप अगर किसी बंदी को सेट किए हुए हैं, आपको लग रहा है वो केवल आपसे लिंक है, लेकिन वो तो हम जानते हैं ना कि वो किससे किससे लिंक है। आपके जहाँ आपके नाम मान लीजिए आपका, उसके फैमिली में आपको जान रहा है कोई, ठीक है, तो वो आपके नाम से नंबर सेव करेगी, लेकिन बात तो किसी और से करती है। तो आप इस फनी स्टाइल में आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही स्वैपिंग का यूज करती है, आपके जहाँ पे उसका यूज कर ले रही है, उसके जहाँ पे आपका नाम यूज कर ले रही है। तो यही स्वैपिंग होता है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फनी स्टाइल में, ठीक है। बाकी ज़्यादा लोड मत लीजिए, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बाकी चाहिए सबको होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा जोक से पार्ट था। अगर चूंकि आप ज़्यादा सीरियस लेके पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारा मोटिव ही ये है कि हम प्रोग्रामिंग को एक फन वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फन के साथ साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया एक कॉन्सेप्ट, विदाउट यूजिंग, ठीक है। विदाउट यूजिंग का मतलब हमें थर्ड वेरिएबल जो हम टेम्प मान रहे थे, हमें इसका यूज ही नहीं करना है, हमें इसका नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, विदाउट यूज थर्ड वेरिएबल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं आप।
कि हमें थर्ड वेरिएबल यूज ही नहीं करना है, तो अब हमें क्या है, थर्ड वेरिएबल चूंकि हमारा स्पेस भी ले रहा था, अब इसको हमें क्यों लाना पड़ा, ये हमारा स्पेस ले रहा था। आपको अभी नहीं समझ में आएगा स्पेस क्या होता है, तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि हर एक डेटा टाइप का एक अपना स्टोरेज है, ठीक है, अपना एक कैपेसिटी है कि वो इतना डेटा स्टोर करेगा, सॉरी, वो कितना डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्टोरेज आपके पास लिमिटेड है, जैसे अभी तो हमारा स्टोरेज बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, 2 2 GB का बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, कॉस्ट हमारा सस्ता हो गया। लेकिन एक टाइम था जब हमारा 4 MB 5 MB का डेटा जो होता था, स्पेस होता था, वो मिलियंस में मिलता था, ठीक है, मतलब लाखों में बिकता था वो डेटा। अभी हमारा सस्ता हो गया, तो आप इसका ये मतलब समझिएगा कि पहले भी इतना ही सस्ता, पहले बहुत महंगा था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम स्टोरेज को ऑप्टिमल बनाते थे कि ताकि हमारा ज़्यादा स्टोरेज ना यूज करे, तो इसलिए हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थर्ड वेरिएबल का अगर हम ना सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया इंट ए इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है, इंट बी इक्वल्स टू 3 लिया। तो अब हमें क्या सोचना है, कैसे सोच सकते हैं हम। अब ऐसे सोचिए कि हम पहले इसको क्या करें, टोटल को ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड वेरिएबल का यूज ही नहीं करना है, तो हमें कुछ तो इसी में टेक्निक उठाना पड़ेगा। हम ले ले रहे हैं थर्ड वेरी दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, A+B। अब इससे क्या होगा, इसको करने का मोटिव क्या है, क्योंकि ये स्टोर करेगा ए में ही, ठीक है, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए 5 दोनों को ऐड करके ही बनाया है, मतलब हम किसी एक को सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरा नंबर अपने आप मिल जाएगा हमें। तो ये ए का वैल्यू हमारा उठ के क्या हो गया, ये यहाँ से, जैसे चूंकि ये अपग्रेड होता रहता है, जैसे हमारा इंट ए है इक्वल टू 2 है, आप नीचे जाके अगर आप ए का वैल्यू 5 असाइन कर दिए, तो ये 2 से अपग्रेड होके ए का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। इसको मैं जब लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो उसके में आपको समझ में आएगा ज़्यादा, जब हम मेथड और थोड़ा सा लूप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इसको ज़्यादा डीप में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा हो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना जान लेना है ग्लोबल वो होता है जो पूरे फंक्शन में, पूरे मेथड में कहीं भी काम करता है, और लोकल वो होता है जो कि एक मेथड या ब्लॉक के अंदर, जैसे आप मान लीजिए ब्रैकेट लगा दिए, इसके अंदर आपने किसी मेथड को किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो वो केवल इसी के अंदर काम करेगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो पूरे फंक्शन में काम करता है, पूरे क्लास में, ठीक है। तो A+B से हमारा क्या हुआ, एक अपडेट होके 5 हो गया। A+B, चूंकि ये जो A+B था, ये असाइन तो ए में ही हुआ है ना, A+B 5 हुआ, ए का वैल्यू 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बी करना है, चूंकि ए में हमारा असाइन हो गया है, तो हमको बी करना है, A-B। अब इससे क्या होगा, 5, ए का वैल्यू अब चूंकि अपडेट हो गया है, तो अब हमारा क्या होगा, ये इसका प्रोसेस है, ये इसका है, 5 - 3, अब हमारा क्या होगा, 2 आएगा। A-B मतलब ये इसका वैल्यू असाइन होगा बी में, मतलब अब बी का वैल्यू उठ के ये 2 बन गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए में, क्योंकि अब हमारा ए तो 5 बचा है अभी भी, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए हमको 3, तो हम करेंगे A = A-B। अब यहाँ से क्या होगा, अभी आपको लग रहा होगा अरे ये क्या हो गया, फिर से A-B, फिर से यहाँ भी A-B। हमें इसको करने का ये मतलब था, हमारा ए वैल्यू तो अभी भी 5 ही है ना, तो हमारा 5 हो जाएगा, और बी अब अपडेट हो गया है, अपडेट होके क्या बन गया है, 2। अब इसको हम 2 यूज करेंगे, 3, 5 - 2 = 3। अब ये हमारा उठ के फिर से ए में आ जाएगा, अब फिर यहाँ से ये खाली होगा, अब ये बदल जाएगा 3 में। अब देखिए कुछ आपको जादू दिखा, पहले B3 था, अब B2 है, पहले A2 था, B3 हो गया, मतलब A2 था, अब A3 हो गया। तो क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया वैल्यू, ए का वैल्यू बी के पास चला गया, बी का वैल्यू ए के पास चला गया, क्या यूज हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, चलिए इसको हम कोड में समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो ऑपरेटर शुरू किया था, ऑपरेटर में मैंने एक भी कोड नहीं कराया, वैसे थ्योरी में समझा दिया था कोड, लेकिन नहीं कराया था। तो इसको हम आज कोड के लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हम थ्योरी में नहीं घुसेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
मैंने पहले क्या बोला आपको, ए में ए को ही असाइन, ए प्लस बी को असाइन करना है, ठीक है, ए प्लस बी। इससे क्या होगा, मैंने ये कैसे सोचा कि मैंने मुझे ए प्लस बी ही करना है, क्योंकि आपको कुछ भी करके एक थर्ड वेरिएबल बनाना था। थर्ड वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको जो अवेलेबल वेरिएबल है, मतलब जैसे ए और बी आपके पास अवेलेबल है, तो उसी में आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करके आपको उसी में असाइन करना था, किसी थर्ड का यूज नहीं कर सकते थे। तो आप सिंपल मैथ का यूज किए। अब क्या करना है आपको, बी में असाइन करना है आपको। सजेशन पे ज़्यादा मत जाइएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सजेशन पे मत जाइएगा। सजेशन हो सकता है कभी सही हो कभी गलत हो, लेकिन आपको पैरालाइज कर देगा। तो आप पैरालाइज मत होइए, लॉजिक को समझिए और खुद से कोड करिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी, अब ए यहाँ से चेंज हुआ था, यहाँ से चेंज हुआ, और ए का वैल्यू हो गया 5, ठीक। यहाँ से चेंज होके नहीं सॉरी 5, यहाँ वैल्यू तो चेंज है ना, 9 8 17, हमारा वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू 17। अब यहाँ से क्या हुआ, ये चेंज हुआ हमारा वैल्यू, हम ए माइनस बी का वैल्यू हम रख दिए किसमें, बी में। अब ये हो गया है हमारा 17, तो 17 में से बी घटाएंगे कितना है 9, तो बचेगा कितना 8, तो बी का हमारा वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक। साथ साथ में मैं एक एक स्टेप करते जा रहा हूँ ताकि आपको कोड में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, ए में फिर से असाइन करेंगे, ए इक्वस टू, हमें क्या करना है, फिर करना है हमको ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब इससे हमारा क्या होगा, हमारा पहले जो वैल्यू बी था, अब बी का वैल्यू तो ऑलरेडी चेंज हो गया है, 8 हो गया है। यहाँ पे देखिए, उसको मत देखिएगा, वो क्योंकि ग्लोबल है। अब यहाँ पे मैंने रन टाइम पे चेंज किया है वैल्यू को, ठीक है। रन टाइम और कंपाइल टाइम क्या होता है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, जो हम ये रन कैसे हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्रोग्रामिंग होता है, ये पाइथन में हमारा इंटरप्रेटर चलता है, जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट किया, इसके देखा आगे कोई एक्सप्रेशन है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, ऐसे एग्जीक्यूट करते आता है। अगर कोई इशू आया तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसी लाइन पे एरर देगा, उसके आगे चेक ही नहीं करेगा कि हमारा कुछ कोड में गलती है, सही है, सब कुछ सही है। बस एक लाइन में एरर आ गया तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा इंटरप्रेटर। पाइथन में इंटरप्रेटर काम करता है, लेकिन यहाँ सी शार्प है, ठीक है। सी शार्प में हमारा क्या होता है, कंपाइल करता है। वो क्या करता है, पहले पूरे कोड को एनालाइज करेगा और उसको सॉल्व कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद से जिस लाइन में एरर है वो एरर देगा, उसके आगे के भी प्रॉब्लम को वो देख लेता है, मतलब कंपाइल कर लेता है, ठीक है। इसको बिल्ट इन और बिल्ट इन एरर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बी का वैल्यू तो चेंज हो गया था 8, तो हम क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू लेकिन वो अभी भी वही है 17। अब हम ए के वैल्यू में से बी को हम घटा रहे हैं रन टाइम पे क्योंकि रन टाइम में हमारा ये हुआ है, रन टाइम मतलब कि चलते कोड अभी चल ही रहा है, अभी कोड यहाँ से खत्म नहीं हुआ चलना, अभी चल ही रहा है। लेकिन ये हमारा एक्सप्रेशन, चूंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, तो हमारा रन टाइम पे वो काम करता है, हमको लगता है कि वो डायरेक्ट आंसर दे दे रहा है, लेकिन उसके बैकएंड में ये कैलकुलेशन होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ से अपडेट होके हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ये चेंज हुआ था, अभी ये जैसे ही ये 9 हुआ, ये ऐसे ही इसका स्पेस खाली कर देगा, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ से वैल्यू चेंज हो गया, ए का वैल्यू 9 हो गया, बी का वैल्यू 8 हो गया। यहाँ पे क्या था, ए का वैल्यू 8 था, बी का वैल्यू 9 था। तो अब इसको हम रन कराते हैं, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8, ठीक है। यहाँ भी देखिए मैंने वही रखा था, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने उन्हीं वेरिएबल का यूज किया है, ए और बी का ही यूज किया, कहीं भी टेम्प सी डी ई कुछ नहीं माना है मैंने, ठीक है। ये कमेंट किया हुआ है, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, मैंने कमेंट बता रखा है आपको। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर चूंकि मैंने बता रखा है, बहुत ज़्यादा एक कोड भी करा लिया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में घुसूंगा नहीं मैं। अब डायरेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है कोड में, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ए है और बी है,
ए का वैल्यू क्या है, 5 है और 6 है, बी का वैल्यू 6 है, ठीक। या फिर थोड़ा बड़ा बड़ा वेरिएबल ले लेते हैं, 10 है, डेटा मतलब ले लेते हैं। ये भी एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो मॉडर्न सी शार्प है इसमें वैल्यू असाइन ऐसे होता है, अगर दो ब्रैकेट में कॉमा लगा के अगर हो, वैल्यू ऐसे असाइन होता है। मतलब ये 5 जो होगा, पहले कॉमा के पहले वाला वैल्यू कॉमा के पहले वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, कॉमा के पहले वाला वैल्यू कॉमा के पहले वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, और कॉमा के बाद का वैल्यू कॉमा के बाद वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए का वैल्यू मान लीजिए 5 है, बी का वैल्यू हमारा 10 है, हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब यहाँ से, टर्नरी का मतलब होता है तीन, ठीक है। तीन मतलब तीन एक्सप्रेशन। टर्नरी का मतलब अगर आपको नहीं पता था, हिंदी वाले अगर हैं आप, तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। ये इसका मतलब होता है टर्नरी मतलब तीन तीन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले मैंने बताया था, हमें जो भी हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इंट नम इज इक्वल्स टू, पहले हमारा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, उसका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू वाला, अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा इंट नम में क्या आएगा, ए मॉडुलो ए ग्रेटर देन बी। अब हम कंडीशन लगा दिए, अगर ट्रू हुआ, यहाँ से इंट नहीं लेते हैं, बुल लेते हैं, ठीक है। बुल क्या है, बुलियन टाइप का डेटा ये उठाएगा, ट्रू और फॉल्स बताएगा। यहाँ से ट्रू और या फॉल्स, ठीक है। हमारा डेटा क्या ले रहा है, ट्रू और फॉल्स ले रहा है, क्योंकि हमने बुलियन लिया है। अब हम क्या करेंगे, कौन सा, इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, सी डब्ल्यू नम। अभी मैं इसको आपको नंबर में भी करके दिखाऊंगा कि ट्रू है फॉल्स है, कौन सा नंबर है, ये भी करके दिखा दूंगा। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ए और बी तो हमारा पहले से ही डिफाइन है, हम स्वैपिंग का हमको हटाना है। तो अभी हम इतना कोड कमेंट करते हैं, क्योंकि ये हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसको हम नीचे ला लेते हैं पहले। अल्ट और ये एरो का सिंबल से हम ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। एरो मतलब अप एंड डाउन, ठीक है। डाउन एरो से नीचे आएगा, अल्ट प्लस डाउन एरो, और अप एरो से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, बुल क्या रखें, नम रख देते हैं, इज इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क हमें क्या लेना है, इवन लेना है, नहीं सॉरी, ए, अरे सॉरी गाइस, यहाँ पे बुल नहीं होगा, इंट ही लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, इंट ए इंट बी। अरे यार, यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हम चूंकि बुलियन में ले रहे थे तो वहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स देता, लेकिन हम यहाँ पे हम नंबर में कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने नंबर लिया है, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, डॉलर का सिंबल, नम नम नम, इज ग्रेटर, ठीक है। इसको हम प्रिंट कराते हैं, 9 इज ग्रेटर, ठीक। 9 किसका था, बी का वैल्यू था, मतलब 9, 9 बड़ा है ना, 8 से तो 9 बड़ा ही है,
अगर आपको यहीं कुछ आपको नहीं करना, अगर छोटा भी चेक करना रहता तो आप यहाँ से छोटा चेक कर लेते। ठीक। अब यहाँ से सॉरी ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे स्मॉलर आ जाएगा। ठीक। यस। अब यहाँ से बता देगा स्मॉलर कौन सा है, 8 इज स्मॉलर। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जीरो दे, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ भी 8 ही दे रहे हैं, तो ये कंपेयर कैसे करेगा। अब देखिए 8 इज स्मॉलर, अब ये कंफ्यूज हो जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कोई इक्वल टू ऑपरेटर लगाया नहीं था असाइनमेंट में। अब मान लीजिए इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा रहे हैं, तब क्या होगा। 8 इज स्मॉलर, ये इसी में फंस जा रहा है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि दोनों नंबर सेम होगा तो ये पता ही नहीं कर पाएगा कि क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर ही लगाया है। ठीक। आपको यहाँ तक कोड समझ में आया होगा। अगर अभी तक कोड समझ में आया है और इतना बेसिक में अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस है तो आपके लिए भी आने वाला है। अभी अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ा रहा है, इतना हलवा क्वेश्चन। अभी मैं आपको देता हूँ, आपका हलवा निकालता हूँ। रुक जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सेम यही क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं किसी एक तरीके से करता हूँ। ठीक है, समझा दो पहले। चूंकि यहाँ पे हमारा एक क्या होगा, नेस्टेड हमारा जो, इसको हमको करने का, अगर हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े होते हैं तो इसको करने का इजी था। हमको क्या करना पड़ता, नेस्टेड एफएल्स या फिर एफएल्स का यूज करके हम इसका इफ एलिफ एल्स, इसमें चूंकि एलिफ नहीं होता है, पाइथन में होता है। हम एल्स इफ और एल्स का यूज करके हम इसको आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान कोड है ये। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये टर्नरी ऑपरेटर से यूज करना है, क्योंकि अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े नहीं है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम ये बता देंगे। ठीक है, तो ये करते हैं, हमको क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर में आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले कंडीशन देना होता है, उसके बाद आपको एक ट्रू कंडीशन देना होता है, जो कि ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये फॉल्स में है, ये ट्रू में है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, आपको नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ऑपरेटर के अंदर अगर ऑपरेटर आ जाए, जैसे ये कंडीशन, ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, इसके बाद ये, इसके अंदर एक और कंडीशन, ठीक, उसके बाद एक कोलन कंडीशन, फिर उसके बाद इसके अंदर, फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन। ठीक है, अभी इसके अंदर आप आके ये कर सकते हैं कि ट्रू, यहाँ से एक और ये फॉल्स। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इसका कोड करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका कोड। सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब जीरो से जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव नंबर कहलाता है, निगेटिव लेस देन जीरो, और जो जीरो होता है वो तो आपको पता है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम इसको, इन दो कंडीशन को मेन कंडीशन बोलते हैं, इसको हम एज कंडीशन बोलते हैं, एज। एज कंडीशन का मतलब एक ऐसा कंडीशन जो दो कंडीशन के बीच में अगर तीसरा कंडीशन ना भी दो तो वो कंडीशन फॉलो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पाँच, नहीं ऐसे नहीं समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल में मैं समझाने का, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सिंपल एग्जांपल में मैं इसको समझा दूंगा। तो ये चीज़ नोट करते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो मैंने पिछला पढ़ा रखा है उसको भी आप रेगुलर पढ़ते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, मैं कंडीशन देता हूँ, क्या है, मैं मान लीजिए नंबर को मान रहा हूँ, इफ़ नंबर को मान लीजिए मैं एन लिया, इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं क्या 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 कहा,
इफ अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये नहीं लगाते हैं, ठीक। सॉरी, इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमारा ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर एल्स, इसके अंदर भी हम एक कंडीशन दे रहे हैं, नंबर इज लेस देन जीरो, तो आपका क्या होगा, निगेटिव। ये हुआ। अब इसके बाद आप ये देंगे कि ये हो जाएगा जीरो, जो मैंने बताया नहीं कि एज कंडीशन। एज कंडीशन का मतलब जैसे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैंने एक दो ही कंडीशन ही लिया। अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, जीरो से छोटा है तो निगेटिव है। अगर जब दोनों नहीं है तो श्योर बात है कि वो जीरो ही होगा। जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव नंबर में, जीरो से छोटा तो निगेटिव नंबर में। इसी को आप थोड़ा सा और तरीके, अलग तरीके से कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, एन इक्वस टू जीरो, तो इसको मैं जीरो प्रिंट करा ले रहा हूँ, ठीक है। अगर और मैं कह रहा हूँ किसी और तरीके से कि एन इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक, तो मैं इसको कह दे रहा हूँ पॉजिटिव। अब इन दोनों कंडीशन को, जीरो और पॉजिटिव को मैंने मेन पॉइंट बना दिया। अब एच कंडीशन यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी तक आपको एच कंडीशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद तीसरा अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम यहाँ पे कह देंगे निगेटिव, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इसको स्टोर करने के लिए अब मैं बताया था कि यहाँ से जो आप अगर ये डबल कोट में लिख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको इसको ये श्योर सी बात है, ये स्ट्रिंग हुआ, तो आपको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग मान लीजिए नम ले लिए, ठीक, और आप इसको बाद सी डब्ल्यू नम को प्रिंट करा लिए। अब इसको चलिए कोड में देखते हैं, क्योंकि कोड के बिना आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर चीज़ें, तो आप गलत हैं, ठीक। अब हम इसको कमेंट करते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। अब मैं क्या लेता हूँ, मैं मान लीजिए इंट एन लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब हमको इसको चेक करना है कि जीरो से बड़ा है, इसको मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। अच्छा, यहीं से उठा लेता हूँ, क्या करना है, कोड को ही इतना तो कर ही सकता हूँ, कॉपी, सॉरी। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक। हम यहाँ इसको कमेंट पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम भी समझ में आता रहे क्या है। तो हमको इसको क्या करना है, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कर लेते हैं, क्या सिंपल सा कोड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बस। हम पहले इसको ऐसे करते हैं कि पहला कंडीशन देते हैं, एन इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करना है हमको, क्वेश्चन मार्क, तो प्रिंट कराना है पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर ये सही हुआ कंडीशन तो हमको, ठीक है। अब क्या करना, हमको कंडीशन एक और देना है, एन एन इज लेस देन जीरो, इसको क्वेश्चन मार्क फिर से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना ट्रू फॉल्स समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हम इसको करते हैं नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन, थर्ड जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर छोटा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, तो हमारा मतलब जीरो तो होगा ही, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये हमारा, मैंने चूंकि बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमारे यहाँ से वैल्यू एक रिटर्न करेगा ट्रू, कोई इसमें से कोई भी चीज़ उठा के एक रिटर्न कर देगा। हम इसको प्रिंट कराते हैं किसमें, स्ट्रिंग में, ताकि ये जो भी देगा उसको डायरेक्ट हम प्रिंट करा लें। मान लीजिए नम में हम स्टोर करा रहे हैं, मैंने नम में इनिशलाइज कर दिया, अब इसको कंट्रोल सी डब्ल्यू करके नम को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक।
अब ये बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। क्या आया? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है आपको अभी तक? कहीं भी दिक्कत आया तो बताइएगा, मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आपके बिना बताए हम समझ नहीं पाएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। आपको प्रॉब्लम जहाँ भी आ रहा है वहाँ आप बताते रहिए। ठीक है। सॉरी। इसको हम प्रिंट कराए थे। अब मान लीजिए निगेटिव नंबर अगर मान लीजिए मैंने लिया, माइनस लिया, तो ये प्रिंट क्या कराएगा? जीरो कराएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लीजिए मैंने इंटू कर दिया कुछ भी, चलिए प्लस कर दिया, +5, -5 +5 क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये मैं यहीं पे ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा रहा हूँ। क्या है? जीरो। आपको समझ में आया होगा यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हिचकिचाहट मत करिएगा पूछने में, हम बताने के लिए ही बैठे हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे पढ़ाने का मतलब व्यर्थ है। ठीक है। सॉरी।